अंधेरे में एक हताश आवाज गूंजती है, बाहर निकालने की भीख मांगते हुए। वो आदमी की तरफ देखती है और कांपती हुई पूछती है कि वो उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन हीरो चुप रहता है, पीठ मोड़े हुए। उसके आसपास काला सा औरा घूम रहा है। लड़की रोते रोते बताती है कि उसकी वजह से उसकी बाहों में पड़ा बच्चा खुद से सांस लेना बंद कर चुका है। वो बेकाबू होकर चीखती है, क्या अब वो खुश है? हीरो उल्टा उससे पूछता है कि वजह उसे खुद पता होनी चाहिए। एमसी आगे कहता है कि यही नतीजा है, यहाँ फंस जाना और दूसरी का खुद अपनी जान खत्म कर लेना। उसी पल वो उसका ठुड्डी पकड़ लेता है और ठंडे आवाज में कहता है, ये सब तुम लोगों ने खुद किया है। वो आंसुओं में डूबी हुई इनकार करने की कोशिश करती है, कहती है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वो उसे बीच में ही रोक देता है। एक शब्द भी मत बोलो, सब खत्म हो चुका है। और अगले ही सेकंड सब कुछ घुल जाता है। यहीं से उसकी छठी रिग्रेशन शुरू होती है। नई लाइफ में भी वो फिर अपोकलिप्स रोकने में नाकाम रहता है। चारों तरफ कियोस फैला है। इस बर्बादी के बीच यूजी ताई सोचता है, क्या सब कुछ बदल सकता था अगर उसने उस इंसान की बात बस एक बार सुन ली होती? अचानक उसके सामने एक विशाल लाल ड्रैगन प्रकट होता है, हमला करने को पूरी तरह तैयार। वो कोई मौका नहीं देता और सीधा आग का तूफान उसकी तरफ छोड़ देता है। लेकिन हीरो के चेहरे पर जरा भी डर नहीं दिखता। आग की लहर उसकी तरफ बढ़ रही है, पर वो सिर्फ उसे घूरता रहता है। मन ही मन वो सोचता है, उसे किसी बात का पछतावा नहीं है। उसी पल उसकी हथेली में तेज नीली एनर्जी जमा होती है और उससे बन जाती है उसकी फॉर्मलेस सोडो। अपनी छठी लाइफ में उसे एक बात समझ आ चुकी है, फेल होना और उससे सीखना ही असली ताकत है। यही सोचकर वो आगे कूदता है, एनर्जी स्वॉर्ड के साथ, जैसे अपनी किस्मत खुद बदलने निकला हो। तलवार सीधा ड्रैगन से टकराती है और धमाके की तरह उसकी पूरी ताकत भिड़ जाती है। पलक झपकते ही कई मॉन्स्टर्स उसी एक आदमी के वार से गिर जाते हैं। थका हुआ होने के बावजूद वो लड़ता रहता है, तेज, बेखौफ, हर दुश्मन को चीरते हुए आगे बढ़ता है। आखिर में वो अकेला खड़ा है, एक जलते हुए, पूरी तरह तबाह शहर के बीच। लंबी भारी सांस लेते हुए वो इस बर्बाद नजारे को चुपचाप देखता है। लेकिन अपनी पूरी कोशिश के बावजूद रिग्रेसर के सामने एक बड़ा सा फेलियर मैसेज चमक जाता है। अगले ही पल उसकी रिग्रेशन एबिलिटी एक्टिवेट होती है और टाइम फिर से पीछे घूमने लगता है। उसके चेहरे से साफ दिखता है कि वो अभी भी अपने गोल से पीछे हटने वाला नहीं है। उसे पता है ये फेलियर बेकार नहीं था, ये भी एक नया लेसन है। फिर एक नोटिफिकेशन आता है, वर्ल्ड क्लॉक हैज बीन रीसेट। इसके बाद सीन बदलता है और हम पास्ट में पहुंच जाते हैं, जहां एक भीड़ किसी चीज को घूर रही है। ऊपर आसमान में एक पर्पल पोर्टल खुल चुका है, जिसे देखकर हर कोई डर गया है। कुछ लोग तो पुलिस को बुलाने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन एक बंदा खतरे को पूरी तरह इग्नोर करते हुए उस पोर्टल की तरफ बढ़ने लगता है, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड घबराकर उसे रोकने की कोशिश कर रही है। वो लड़का जो बिल्कुल क्लूलेस है, बस पोर्टल के साथ एक फोटो खींचकर ऑनलाइन पोस्ट करना चाहता है। अचानक हलचल मच जाती है। लड़की सदमे में चारों तरफ फैलती तबाही को देखती रह जाती है। इसी अफरा तफरी में उसका फोन हाथ से छूटकर नीचे गिरता है और टूट जाता है, जैसे उनकी पुरानी दुनिया का अंत हो गया। फिर पोर्टल से निकले मॉन्स्टर्स पास मौजूद हर इंसान पर हमला करना शुरू कर देते हैं। और ये कोई अकेला हादसा नहीं था। दुनिया भर में एक साथ अनगिनत पोर्टल्स खुलने लगे और उनमें से मॉन्स्टर्स की पूरी फौजें बाहर आने लगी। इतनी अचानक हुई इस तबाही में ऐसा लग रहा था जैसे पूरी इंसानियत कुछ ही पलों में मिटने वाली हो। लेकिन इसी डर के बीच एक नई उम्मीद भी जगी। कुछ लोगों के अंदर खास पावर जागने लगी। इन्हीं जागृत ताकतों ने एक नए दौर की शुरुआत की, जिसे बाद में न्यू एज ऑफ हंटर्स कहा गया। इसके बाद दुनिया ने सबसे टैलेंटेड और पोटेंशियल वाले युवाओं को एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर इकट्ठा किया, जिसका नाम था हैटलिंग, ताकि उन्हें ट्रेन करके मानवता की आखिरी उम्मीद बनाया जा सके। और इसी जगह पर हमारे प्रोटैगोनिस्ट यूजी की 7वीं जिंदगी फिर से शुरू होने वाली है। सीन बदलते ही हम देखते हैं एक गुंडा जिसकी बाह ब्लेड में बदल चुकी है, एक लड़की को पकड़कर खड़ा है और वो लड़की जान बचाने के लिए चिल्ला रही है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस क्रिमिनल जोहो शिक को सरेंडर करने का आदेश देती है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होता। वो पागल हंसते हुए कहता है कि अब तो वैसे भी मेरी मौत तय है, तो क्यों न सबको अपने साथ ले जाऊं। अचानक उसके ठीक पीछे यूजेटी प्रकट होता है। उसकी आवाज ठंडी और सीधी होती है। वो सिर्फ इतना कहता है कि उसे सरेंडर करने को कहा गया है। जोहो शिक पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि हमारा एमसी इतनी पास आ चुका है। वो घबराकर सोचता है कि यूजी आखिर उसके पीछे आया कैसे, जबकि उसने कुछ महसूस ही नहीं किया। गुस्से में भरा जोहो लड़की को एक तरफ धक्का देता है और तय कर लेता है कि पहले हमारे हीरो को ही खत्म करेगा। वो पूरी ताकत से यूजी की तरफ झपटता है, चिल्लाते हुए पूछता है कि क्या वो भी कोई पुलिस वाला है, और उसे मर जाने के लिए कहता है। हमारा एमसी हल्की सी स्मर्क के साथ जवाब देता
देता है कि वो कोई साधारण पुलिस नहीं है और अगले ही पल वो जोहो के चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारता है। पंच इतना तगड़ा होता है कि जोहो सीधा सड़क पर पटक कर गिरता है और असफाल्ट में एक छोटा सा क्रेटर बन जाता है। जोहो शिक पूरी तरह बेहोश जमीन पर पड़ा है और यूजी खुद ही अपनी ताकत के कंट्रोल पर शिकायत करने लगता है। वो कहता है कि वो फिर भूल गया और जरूरत से ज्यादा ताकत लगा दी। यही पता चलता है कि अब वो लेयर डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस ऑफिसर है। सीन कट होता है और हम पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं। न्यूज रिपोर्ट चल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि ड्रग डीलर जोहो शिक को पुलिस ने घेर लिया था और भागने की कोशिश में उसने एक निर्दोष सिविलियन को होस्टेज बना लिया। अगले ही पल हम एक होलोग्राफिक स्क्रीन देखते हैं जिस पर पूरा सीन चल रहा है और कोई व्यक्ति हैरानी से पूछता है कि जोहो शिक वहां कैसे पहुंचा। वो फिर फर्श पर बेहोश पड़े उस आदमी की तरफ देखती है और पूछती है कि वो यहाँ क्यों पड़ा हुआ है। हमारा एमसी बिल्कुल शांत अंदाज में जवाब देता है कि स्टेशन आते समय उसे रास्ते में ही उठा लाया था। उसकी पार्टनर रिपोर्ट का जिक्र करने ही वाली होती है लेकिन खुद को रोक लेती है और इंस्टेड मुस्कुराकर उस वेटरन ऑफिसर को गुड जॉब कह देती है। साइड से उसे ऑब्जर्व करते हुए वो कहती है कि आज यूजी कुछ अलग लग रहा है। वो कहते हैं कि वो पहले से ज्यादा लंबा और शायद और भी हैंडसम लग रहा है। एक ऑफिसर बड़बड़ाता है कि उसने क्रिमिनल के साथ जरूरत से ज्यादा रफ व्यवहार किया, लेकिन यूजी जिसने कई बार रिग्रेशन झेले हैं उनमें से किसी को पहचान नहीं पाता। उसकी नज़र में ये सब लोग अजनबी हैं क्योंकि जिस दिन उसकी रिग्रेशन शुरू हुई उसी दिन से ये जिंदगी उससे दूर हो गई थी। बातों को अनसुना करते हुए वो क्रिमिनल को कॉलर से घसीटते हुए ले जाने लगता है और बाकी ऑफिसर से कहता है कि वो लोग बाकी काम संभाल लें। और यहीं खुलासा होता है वो जिस वजह से रिग्रेस हुआ था वो था ड्रैगन हचलिंग की मौत। इन हेई एंचलिंग्स ने दूसरी दुनिया से धरती पर सिर्फ मजे करने और अच्छी यादें बनाने के लिए कदम रखा था, लेकिन इसी दौरान कुछ का कंट्रोल टूट गया और वो बेकाबू होकर तबाही मचाने लगे। कुछ इस दुनिया की नफरत और बुराई झेल नहीं पाए और कुछ तो अपने मिशन पूरे न कर पाने की वजह से जीने की इच्छा ही छोड़ बैठे। जब एडल्ट ड्रैगन्स को अपने बच्चों की मौत का पता चला तो उनका गुस्सा इंसानियत पर टूट पड़ा और वहीं से ड्रैगन्स बनाम ह्यूमंस की लड़ाई शुरू हुई जिसने धीरे धीरे दुनिया को अपोकैलिप्स की तरफ धकेल दिया और पूरा ग्रह तबाह हो गया। यूजी रिग्रेशंस के साथ बहुत ताकतवर बन गया था, लेकिन फिर भी अकेले वो दुनिया को बचा नहीं पाया। इसलिए अपनी नई जिंदगी में उसने फैसला किया है इस बार तरीका पूरी तरह बदलेगा। उधर तभी उसकी एक साथी उसे आवाज लगाती है और शर्माते हुए पूछती है कि क्या वो पास में खुले नए रेस्टोरेंट में उसके साथ डिनर पर चलेगा, लेकिन यूजी तुरंत इनविटेशन ठुकरा देता है। हैरान होकर वो पूछती है कि फिर वो कहाँ जा रहा है और हमारा एमसी ठंडी आवाज में कहता है यूरोप। सीन कट होता है और हम पहुंचते हैं खूबसूरत और शांत पार्क में फ्लोरेंस, इटली में, जहां हरी बालों वाली लड़की कुछ लोकल बच्चों के साथ खुशी खुशी खेल रही है। वो एक नन्ही लड़की के सिर पर फूलों का मुकुट रखती है और बच्ची अपनी मुस्कान के साथ गिफ्ट देखकर चमक उठती है। लड़की पूरी तरह मस्ती में है, खेल रही है, नाच रही है और मासूम बच्चों के साथ समय बिता रही है। लेकिन दूर से हमारा प्रोटैगोनिस्ट यूजी के गंभीर चेहरे के साथ पूरे सीन को देख रहा है और लड़की पर शार्प नजरें जमाए हुए शायद अपनी अगली चाल सोच रहा है ताकि किसी त्रासदी को रोका जा सके। आखिरकार वो उसके पास पहुंचता है और हाय कहता है, जिसे लड़की अचानक मुड़कर देखती है। हरी बालों वाली खड़ी बिल्कुल हैरान रह जाती है और हमारा एमसी उसके सामने खड़ा देखकर बोल ही नहीं पाती। हरी बालों वाली लड़की फिर वह एक ऐसी एबिलिटी इस्तेमाल करती है जो उसे दूसरी भाषाएं समझने देती है और उसके अपने ही भाषा में उसे ग्रीट करती है। फिर वह पूछती है कि वह उसे ढूंढने क्यों आया और वह जवाब देता है कि उसके पास एक जरूरी काम है। जिज्ञासु होकर वह जानना चाहती है कि क्या उसे पता है कि वह कौन है और हमारा हीरो पुष्टि करता है कि उसे पता है। यूजी फिर उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि वह कौन है और लड़की जवाब देती है कि उसे भी पता है। मुस्कुराते हुए वह बताती है कि उसका नाम यूजी टीएई है, जिससे हमारा हीरो हैरान रह जाता है। फिर वह आत्मविश्वासी नजरों से पूछती है कि क्या उसने उसका नाम सही कहा। हमारा एमसी गंभीर हो जाता है और शक भरी नजरों से पूछता है कि उसने यह नाम कहाँ सुना। लड़की उसके सीने की ओर इशारा करके कहती है कि उसके यूनिफॉर्म पर ही यूजी टै लिखा हुआ है। हंसते हुए वह बताती है कि वो मजाक कर रही थी। असल में उसे बिल्कुल नहीं पता कि वो कौन है या क्या करता है, लेकिन हाँ, वो इतना जरूर जानती है कि वह बहुत स्ट्रांग है और इस जगह का नहीं लगता। यूजिता चुपचाप खड़ा रहता है, उसकी बातों को गंभीर चेहरे के साथ सुनते हुए। तभी हरी बालों वाली लड़की पूछती है कि क्या वह उसे मारने आया है। वह शांत आवाज में कहता है कि नहीं। फिर वह अंदाजा लगाती है
कि शायद वह उसे किडनैप करने आया हो। उसकी हैरानी के लिए हमारा हीरो कहता है कि उसका अंदाजा सच के काफी करीब है। लड़की भौहें चढ़ाकर पूछती है कि क्या वह कोई अजीब आदमी है, लेकिन वह उसे खेल बंद करने के लिए कहता है। वह बताता है कि उसका मकसद उसे प्रोटेक्ट करना है और अगर उसने बात नहीं मानी तो वह जबरदस्ती करेगा। यूजीन टे समझाता है कि उसकी जाति की आंखें भविष्य पढ़ सकती हैं और इसी वजह से उनकी इंस्टिंक्ट्स बहुत तेज होती हैं। चूंकि वह भी उसी जाति की है, उसे यकीन है कि लड़की मौजूदा हालात को बहुत अच्छी तरह समझ सकती है। एक दबदबे वाली ऑरा के साथ वह कहता है कि उसकी भलाई इसी में है कि वह सही फैसला। फिर वह मुस्कुराते हुए पूछती है कि अगर वह अच्छा बर्ताव करे तो क्या वह उसके साथ अच्छा होगा। हमारा हीरो यूजी हाँ कहता है और लड़की डील स्वीकार कर लेती है क्योंकि लगता है उसके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। लेकिन लड़की एक शर्त रखती है। वह चाहता है कि यूजी उसे मेहमान की तरह प्यार और आदर के साथ ट्रीट करे। फिर वह अपनी छोटी उंगली आगे बढ़ाती है और मुस्कुराते हुए पूछती है कि क्या वह उसे यह वादा कर सकता है। हम उसकी हाथ में उठी उंगली को देखते हैं जो हमारे हीरो की हाँ का इंतज़ार कर रही है। यूजी उसे थोड़े गंभीर और कम दोस्ताना अंदाज में घूरता है, लेकिन लगता है कि वह उसकी प्रपोजल को मानने वाला है। फिर वह अपनी उंगली उसकी उंगली से जोड़ता है और वादा करता है कि वह उनके समझौते का सम्मान करेगा। सीन फिर किसी बड़े शहर की आधुनिक बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में बदल जाता है। हम देखते हैं कि हरी बालों वाली लड़की दरवाजे से झांक रही है। अभी अभी उठी हुई नजर आती है, सिर्फ ड्रेस शर्ट पहने। वह सोचती है कि क्या मिस्टर यूजी ते पहले से ही जाग चुके हैं। लिविंग रूम में एंट्री करते ही वो उसका नाम पुकारती है और पाती है कि वो सोफे पर बैठा है। उसके पास एक अजीब साया है। यह आर्च ड्यूक का साया है, एक स्किल जो उसके आधे पावर के साथ एक क्लोन को बुलाता है। थोड़ी ही देर में साया पूरी तरह से उसके जैसे बन जाता है और कहता है कि वह उसके आदेश मानने के लिए तैयार है। फिर हमारा हीरो का क्लोन बिना कुछ बोले ग्रीन हेयर वाली लड़की के पास से निकल जाता है। लड़की बहुत हैरान होती है क्योंकि क्लोन बिल्कुल असली यूज की तरह दिखता है। असल में वो शैडो ही उसका पूरा पुलिस वाला काम करता है। भाई सच में शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करके अपनी पूरी 9 से 5 जॉब क्लोन से करवाता है। स्मार्ट मूव। खैर, वो जल्दी समझ जाती है कि यह आदमी खुद तो काम पर जाता ही नहीं, लेकिन यूजी तुरंत तर्क देता है कि टेक्निकली वो काम कर ही रहा है क्योंकि क्लोन उसकी ही एबिलिटी है। उसके लिए ज्यादा अहम बात यह है कि वो उसके साथ बना रहता है, एक तरह से उसे बॉडीगार्ड की सर्विस दे रहा है। वो उसकी बात मान लेती है और उसके बगल में बैठकर ब्रेकफास्ट करने का सुझाव देती है। यूजी हैरान रह जाता है कि उसने यह बात अचानक क्यों छेड़ दी और वो हल्के फुल्के अंदाज में उसे चिढ़ाती है कि कुछ खा लो, क्योंकि उसने कल रात डिनर भी स्किप कर दिया था। लेकिन वो उसकी ऑफर फिर भी ठुकरा देता है। भाई तो बिल्कुल ब्रायन जॉनसन की लो कैलोरी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है। ग्रीन ड्रैगन मुंह फुलाकर कहती है कि कितना अजीब है, घर का ऑनर खुद तो खाता नहीं और वो आराम से मनचाहा खा लेती है। यूजी पलटकर पूछता है कि जब ड्रैगन बिना खाना खाए भी आराम से जी सकते हैं तो वो 3 टाइम खाना खाने की इतनी टेंशन क्यों लेती है। ग्रीन ड्रैगन मजाक मजाक में उसकी डिप्रेस्ड हालत पर चुटकी लेते हुए कहती है कि जिंदगी सिर्फ सर्वाइवल नहीं होती, कुछ अच्छा खा लेने से उसे सच में खुशी मिलती है। उसकी ये बात सुनकर वो थोड़ा चौंक जाता है और इससे पहले कि वो कुछ कहे वो तुरंत उठ जाती है और उसे साथ में ग्रोसरी शॉपिंग चलने का ऑर्डर दे देती है। वो इस ऑफर को भी साफ मना कर देता है, लेकिन ग्रीन ड्रैगन ऐड जाती है। वो जोर देकर कहती है कि आज वो उसे ब्रेकफास्ट की ताकत दिखाएगी। सीन कट होता है और हम एक भीड़ भाड़ वाले शॉपिंग मार्ट में पहुंचते हैं। लोगों की नज़र अपनी शॉपिंग पर नहीं बल्कि उस आकर्षक गॉडेस जैसी दिखने वाली ड्रैगन पर टिकी है जो दूर से किसी सेलिब्रिटी जैसी लग रही है। यूजी उसके साथ चल रहा है और उसे खुद महसूस हो रहा है कि कपल्स तक आपस में झगड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि यह खूबसूरत ड्रैगन उनके पास से गुजर रही है। शॉपिंग खत्म होने के बाद यूजी शिकायत करता है कि वो बहुत ज्यादा सामान उठा लाई है, लेकिन उसका कारण बिल्कुल सिंपल है। इस आदमी की किचन में खाने का एक दाना भी नहीं मिलता। भाई के पास तो कुकिंग यूटेंसिल्स तक नहीं और वो अब इस पूरी जिम्मेदारी को अपने हाथ में लेना चाहती है। इसीलिए वो पहली बार उसे एक ढंग का ब्रेकफास्ट खिलाने को इतने मरते दम तक तैयार है। यूजी चिड़चिड़े अंदाज में कहता है कि ये सारा सामान घर पर ही छोड़ दो, बाहर जाकर खा लेंगे, और यही बात उसे खटक जाती है। तभी पता चलता है कि उन्हें तुरंत कहीं जाना है, ऐसी जगह जहाँ उसका साथ होना जरूरी है। साथ ही यूजी को लगता है कि अब ब्रेकफास्ट का टाइम निकल चुका है, जिससे वो और भी उदास हो जाती है क्योंकि उसने काफी समय बाद शॉपिंग की थी। वो उसकी बात मानकर पीछे चलती है और पूछती है कि आखिर जाना कहाँ है। तब गए बताता है कि उसके साथ ठीक से रहने से पहले उसे अभी कुछ चीजें और चाहिए होंगी। वो उससे बोलता है कि जल्दी आओ, आज बहुत कुछ करना है। अगले सीन में
एक डरावना सा एगहेड टाइप पीडीएफ फाइल जैसा बंदा उस खूबसूरत लड़की को देख देख कर पूरा क्रिंज तरीके से लट्टू बना हुआ है। यूजी उस बेवकूफ को सीधे चेतावनी देता है कि अगर काम पर ध्यान नहीं दिया तो उसकी बची खुची आंख भी निकल सकती है। फिर वो दोनों रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, कुछ एक्सेसरीज भी उठा लेते हैं और थोड़ी देर सिस्टम से छेड़छाड़ करके बाकी प्रक्रिया पूरी करते हैं। लंबा दिन आखिरकार खत्म होता है जब उसकी आईडी कार्ड की रजिस्ट्रेशन पूरी हो जाती है। यूबॉम्ब अब इस शहर की ऑफिशियल मेंबर है। हालांकि उसे खुद ये अजीब लगता है कि उसे आईडी की जरूरत क्यों है। यूजी उसकी हिचक पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या उसके पास पहले कभी कोई आईडी नहीं थी। तब बॉम्ब बताती है कि उसके नाम पर तो बैंक अकाउंट भी नहीं था। अंदर ही अंदर भाई सोच रहा है ये ड्रैगन आखिर अब तक जिंदा कैसे थी। उसी वक्त वो पूछती है कि उसने उसे बॉम्ब नाम ही क्यों दिया। असल वजह तो ये है कि यूजी ने उसका नाम उन 4 सीजन्स में से एक से उठाया था। हर ड्रैगन के लिए एक सीजन। उसे यूबॉम्ब नाम सच में पसंद आता है क्योंकि स्प्रिंग वो मौसम है जब धरती पर जिंदगी सबसे ज्यादा खिलती है, इसलिए उसके हिसाब से ये नाम खूबसूरत है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उसे वो अब भी डरावना लगता है। उसकी ड्रैगन आंखें उसे साफ साफ चेतावनी देती रहती हैं कि इस आदमी से उलझना नहीं, वरना नतीजा बहुत बुरा होगा। इसके बावजूद बॉम्ब को लगता है कि वो दिल से अच्छा इंसान है। यूजी को लगता है कि ये नतीजा वो एक दिन की मुलाकात से थोड़ा जल्दी निकाल रही है, लेकिन ग्रीन ड्रैगन का दावा है कि उसकी इंट्यूशन बाकी दुनिया से कहीं ज्यादा शार्प है। इसी वजह से पूरी चमकती हुई कॉन्फिडेंस के साथ वो नरमी से पूछती है क्या उसके लिए ये ठीक है कि वो उसे थोड़ी देर और देखती रहे। यूजी के लिए ये पल उसकी सारी पिछली नाकाम रिग्रेशन से एक बड़ा कदम आगे था। वो उसे पहले कभी मुस्कुराने पर मजबूर नहीं कर पाया था। अभी वो आसमान की तरफ देखते हुए हल्की थकान महसूस करता है, लेकिन मानता है कि इस बार शुरुआत वाकई अच्छी हुई है। लेकिन इसी वक्त अफ्रीका के एक बंजर इलाके में एक लाल बालों वाली ड्रैगन अपने ओपोनेंट को बुरी तरह टॉर्चर कर रही है। सामने खड़ा गंजा तो जैसे नेगेटिव आईक्यू लेकर आया है। ऐसी हालत में भी उसे उकसाने की कोशिश करता है और अगला ही सेकंड उसका चेहरा जमीन में गड़ जाता है। वो उसकी तकलीफ देखकर मजे ले रही है, यहाँ तक कि इस बात से परेशान है कि वो इतनी जल्दी मर गया। फिर भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 199 लड़ाइयों में से ये मस्केटियर हर एक जीत चुकी है। अब उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, अगला ओपोनेंट कौन होगा। इसके बाद अफ्रीका में चल रही इस पूरी हालात का थोड़ा बैक स्टोरी भी दिखाया जाता है। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बारकाडा डिमोनिक इंसानों के इशारों पर काम कर रहा है और अब तक 400 से ज्यादा सिविलियंस को खत्म कर चुका है। एक रिपोर्ट में अफ्रीका की एक विजिलेंटे एक टीनेज लड़की का जिक्र है जिसे मीडिया नाइट हंटर कहने लगा है। वो अकेले ही बारकाडा से भिड़ रही है। यूजी ये सब पढ़ता है और समझ जाता है कि अब उसे खुद कदम उठाना पड़ेगा। तभी किचन से बॉम्ब की आवाज आती है कि डिनर रेडी है। यूजी अंदर जाता है, आधी उम्मीद में कि शायद कोई मिशेलिन स्टार लेवल खाना मिलेगा, लेकिन टेबल पर जो रखा है वो तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गुस्से में खाना पका दिया हो। प्लेट से उठती भाप भी डरावनी लग रही है। वो बस उसे देखकर ही डिप्रेशन में चला जाता है, जबकि वो प्योर लड़की मासूमियत से पूछती है कि उसे कैसा लगा। उसने ये डिश यूके में देखी थी, किसी तरह की सार्डिन वाली रेसिपी, तो उसको लगा कि इसे राइस के साथ बनाना अच्छा आइडिया होगा क्योंकि कोरियंस को चावल पसंद होते हैं। यूजी एक चम्मच लेकर मुंह में डालता है और उसकी आत्मा लिटरली देख रही होती है कि मरी हुई मछली दया की भीख मांग रही है, कृपया मुझे आजाद कर दो। ये खाना नहीं, बस एक ट्रॉमा का नया रूप है। ये तो सच में जहरीला है। यूजी बस इतना कहकर टॉपिक बदल देता है और बताता है कि उसकी अगली प्लान है रेड ड्रैगन को पकड़ना। बॉम्ब थोड़ी नाराज और उदास दिखती है क्योंकि उसे पता है कि ये आसान नहीं होने वाला। रेड ड्रैगन ऐसे किसी को आसानी से मानने वाली नहीं है। यही वजह है कि यूजी बॉम्ब की मदद लेने वाला है परसुएट करने के लिए। हालांकि बॉम्ब को लगता है कि उसका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा काम का नहीं होगा। दोनों ड्रैगन अलग अलग हाउसेस से हैं, इसलिए ये थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन बनाता है। वैसे भी यूजी अब तक इस डेड मील को एक चम्मच भी नहीं खा पाया है। बम समझाती है कि हर ड्रैगन हाउस की पसंद नापसंद अलग होती है। जहां वो खुद चीजें बनाना पसंद करती हैं, रेड ड्रैगन्स का स्वभाव अलग है। ये युद्ध और हिंसा में ज्यादा ट्रेंडिंग होते हैं। इन्हें अपनी डोमिनेंस दिखाना पसंद है, इसलिए बल का इस्तेमाल करना यहाँ काम नहीं आएगा। रेड ड्रैगन्स के लिए उनका गर्व और सम्मान सब कुछ होता है। हारना मतलब उनके लिए लगभग मौत के बराबर है। गाइटे इसे समझता है, लेकिन उसे ये भी पता है कि अगर उसने जल्दी जाकर उसे बचाया नहीं तो ये खतरनाक हो सकता है। उसी बंजर इलाके में एक शक्तिशाली योद्धा छिपा हुआ है
जो उसे लेने आने वाला है, और अगर यूजी कुछ नहीं करता तो वो योद्धा उसे मार ही देगा। इसी वजह से वो चाहता है कि बॉम्ब साथ आए ताकि लड़ाई करने की जरूरत न पड़े और चीजें आसानी से सुलझ जाएं। बॉम्ब उसे सन्न रहकर देखती है, जिससे यूजी थोड़ा हैरान हो जाता है। स्प्रिंग ड्रैगन को सच में ये अजीब लगता है कि वो खुले तौर पर उसकी मदद मांग रहा है, क्योंकि शुरू में उसने बॉम्ब को ये इंप्रेशन दिया था कि वो खुद ही सब कुछ संभालने वाला वर्कaholic है और कभी किसी की मदद नहीं लेता। इतना अचरज देखकर बॉम्ब तुरंत हाँ कर देती है और जोर देकर कहती है कि उसे भी रेड को बचते देखना है। हालांकि इस प्लेफुल ड्रैगन की एक ही शर्त है, उसे वो खाना खत्म करना होगा जो उसके सामने रखा है। उसने यूजी को पकड़ लिया जब उसने बातचीत के दौरान चम्मच नीचे रख दी थी। ठीक है दोस्तों, लगता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट अब मरने वाला है, यानी कहानी शायद यहीं खत्म हो जाए। यूजी बेसिकली इंटरनलाइज करता है कि वो कहाँ में फंसा हुआ है और वो बाइट लेता है जो अगले दिन उसके टॉयलेट को रोने पर मजबूर कर दे। अगले सीन में हम खुद को वेस्टलैंड में पाते हैं, जहाँ रेड तबाही मचा रही है। उसने लगभग 1 दर्जन सैनिकों को तबाह कर दिया है, हर एक को कमजोर बोलते हुए आसानी से पीट रही है। वो सचमुच चाहती थी कि उसकी 200वीं लड़ाई कुछ खास होती, न कि सिर्फ बोरिंग। इतना कि रेड अब दूसरे कॉन्टिनेंट जाने के बारे में सोचने लगी है, क्योंकि अफ्रीका में कोई भी उससे लड़ने लायक नहीं बचा। उसे याद आता है कि ग्रीन यूरोप में अच्छा कर रही है और सोचती है कि क्या उसे उससे मिलने जाना चाहिए। 2 सैनिक उस पर नजर रख रहे हैं। अपनी टीम के एलीट मेंबर्स होने के बावजूद वो देख रहे हैं कि उनकी पूरी यूनिट को एक अकेली लड़की ने नेस्त नाबूद कर दिया। इस पॉइंट पर वो लड़की कम और वॉर मशीन ज्यादा लग रही है। ताकत में पीछे रह जाने का एहसास होने पर दोनों बेचारे अपने लीडर के आने की आखिरी उम्मीद से चिपके हुए हैं। फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेड ने उनकी फुसफुसाहट सुन ली और उन पर झपट पड़ी। एक ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो बस कुछ इंच दूर थी कि उसका गला काट दे। अचानक चमकदार पीली लाइट की फ्लैशेस ने उसका ध्यान खींचा। वो अपनी ग्रिप और मजबूत करती है और पूरी ताकत लगाकर उस माना बीम को बीच में ही काट डालती है। वो दोनों सैनिक जो किसी तरह जिंदा बचे थे, अब डर से कांप रहे हैं। आखिरकार वो वॉरियर आ गया है जिसे किस्मत ने उसको मारने के लिए चुना था। जेवियर यहाँ है नाइट हंटर को शिकार करने। वो अफ्रीकन यूनियन से है और दुनिया के 8वें सबसे ताकतवर सुपर ह्यूमन के तौर पर क्लासिफाइड है। रेड मुस्कुराते हुए कहती है कि आखिरकार उसे लीडर से मिलने की खुशी हुई। जेवियर हैरान है कि ये लड़की इतनी जवान, बस टीनेजर लग रही है। दरअसल यही वजह थी कि रेड मास्क पहनती थी। बिना मास्क के कोई भी उसे सीरियसली फाइट नहीं करता। जेवियर चौंक जाता है कि इतनी बड़ी स्ट्रेंथ गैप महसूस करने के बाद भी ये सरेंडर नहीं कर रही। लेकिन इस जिद्दी ड्रैगन को हथियार से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका प्राइड ही सब कुछ है। वो घुटनों के बल जिंदगी जीने से बेहतर खड़े खड़े मरना पसंद करेगी। ओवरवेलमिंग रेड माना से लाल लाल चमकते हुए वो नारुतो का टेल्ड बीस्ट क्लोक लगा के उस पर टूट पड़ती है। पहला स्ट्राइक मिस हो जाता है, दूसरी किक को वो अपनी हैवी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है, तीसरा पंच भी डिफेंड हो जाता है। इन वारों के बीच रेड मोमेंटम बनाती है, ओपनिंग ढूंढती है और इंसानियत के इतिहास का सबसे खतरनाक नट बस्टिंग डिग डिस्ट्रॉइंग पंच चलाती है। लेकिन हैरानी की बात, इस आदमी का डिंग डोंग गोकू से भी तगड़ा निकला। ब्रो हिला तक नहीं। टाइटेनियम बॉल्स की असली डेफिनेशन। अब जावियर समझ चुका है कि ये छोटी ड्रैगन शायद कभी ऐसे किसी से नहीं भिड़ी जो उससे ज्यादा ताकतवर हो, इसलिए उसकी सभी लड़ाइयां आसान थीं और इसी वजह से वो अपनी शान के चक्कर में बेवकूफी से मरने वाली है। जावियर अपनी तलवार घुमाकर उसकी प्रतिभा खत्म करने की तैयारी करता है। एक ही स्लैश में वो उसकी गर्दन लगभग उड़ा देता है। अब मिलिए सबसे ऑरा इंड्यूसिंग तलवार से, स्वॉर्ड ऑफ रा। उसकी स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट करके वो अंतिम वॉर के लिए तैयार हो जाता है। रेड ड्रैगन तक जानती है कि वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाएगी, इसलिए उसे सीधा सामने से इसे झेलना पड़ेगा। स्लैश पूरा होराइजन चीर कर गुजरता है और उस पर भारी प्रहार डालता है। रेड दीवार से टकराकर गिरती है और किसी तरह उस टक्कर से बच जाती है। जेवियर ने नोटिस किया कि आखिरी पल में रेड ने अपनी आर्म्स को एनर्जाइज करके उस घातक वार से किसी तरह जान बचाई। मतलब उसे अपना आउटपुट और बढ़ाना पड़ेगा अगर साफ साफ हराना है। धूल बैठते ही रेड गायब थी। जेवियर को लगा वो भाग गई, लेकिन असल में ग्रीन उसे बचाने आई थी। फिर भी रेड अपनी आदत से मजबूर होकर चिल्ला पड़ी, तू यहाँ क्या कर रही है? बॉम्ब। ग्रीन ने शांत आवाज में कहा, मदद करने आई हूँ रेड।
फिर अपनी हीलिंग पावर से उसकी सारी चोटें 1 सेकंड में ठीक कर दी। रेड को यकीन नहीं हुआ कि वो अचानक ऐसे पॉप अप करेगी। बॉम्ब बोली, मुझे किसी ने तेरी हालत बताई थी। ठीक होने के बाद रेड भड़क गई, फिर से मेरी फाइट में टांग अड्डा रही है तू। मैं रेड ड्रैगन हूँ, मरूंगी तो लड़ते हुए मरूंगी, सरेंडर नहीं करूंगी। बॉम्ब ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तेरी मौत से सब कुछ बदल जाएगा। उसके बाद जो होगा वो बोझ दूसरों पर आएगा। और सच कहूँ, तू खुद भी नहीं चाहती कि हमारा मजा यहाँ खत्म हो। मैं तो पर्सनली इस धरती पर रहकर एंजॉय करना चाहती हूँ। उम्मीद है तू भी यही विजन देखे और मेरे साथ कोऑपरेट कर। रेड सचमुच चौंक गई, लेकिन बोली, जेवियर जैसे मॉन्स्टर के सामने भागना नामुमकिन है। ग्रीन मुस्कुराई। उसने जिस तरह बोला वो थोड़ा अजीब था। उसके लिए मेरा वाला बंदा है। और ठीक उसी पल बैटलफील्ड पर खुद ग्रिम रीपर उतर आया। जेवियर उसकी पहचान पर सवाल उठाने के लिए चारों तरफ देखता है। यूजी ठंडे लहजे में जवाब देता है कि वह उसे नरक तक छोड़ने वाला एस्कॉर्ट है। फिर सीन कट होकर हमें येलो ड्रैगन के पास ले जाता है, जो जेवियर पर ग्रीन की बची हुई मौजूदगी को महसूस कर लेता है। उत्साह से भरा छोटा सनशाइन तुरंत पूछता है कि वह कौन है और फौरन समझ जाते हैं कि यह बंदा बुरा इंसान नहीं है। वापस दोनों ऑरा फार्मर्स की लड़ाई पर जेवियर को अजीब लगता है कि यह आदमी छोटी लड़की को भागने में मदद करने क्यों आया। सीधे लड़ने की बजाय यूजी योद्धा को मौका देता है कि बस लड़ाई रोक दो। ये बात उसके लिए अपमानजनक है। वह गुस्से में हमारे बंदे के पास जाता है, तिलमिलाया हुआ कि यह अचानक कहां से निकलकर उसे ऑर्डर देने लगा। उसे लगता है रेड ने हद पार कर दी है, लेकिन यूजी दलील देता है कि उसने आज तक किसी को मारा तक नहीं है। योद्धा इसे बहुत बुरा मानता है, मगर यूजी खुद उसे यकीन दिलाता है कि वह लड़की को लेकर जा रहा है और उन्हें यह मामला शांति से सुलझा लेना चाहिए। उसकी पेशकश ठुकराते हुए जेवियर अपनी तलवार पकड़ता है और उसके ब्लेड में रा की पूरी ताकत जमा कर लेता है। जैसे ही वह सामने वाले आदमी पर वार करने वाला होता है, जेवियर जोर देकर कहता है कि यह उनकी ऑर्गेनाइजेशन का इलाका है। इन्वेस्टिगेटर होने के नाते वह दोनों को अरेस्ट करने वाला है। इतना कहते हुए वह उसी तलवार का पूरा स्विंग छोड़ता है जो उसने रेड पर किया था। विनाशकारी आउटपुट सचमुच रास्ते की हर चीज को उड़ा देता है, जमीन पर एक लंबी जलती हुई लकीर छोड़ता हुआ। लेकिन मजेदार बात यह है कि जावियर खुद जानता है कि यह अटैक इस बंदे को मारने वाला नहीं था, खासकर अगर वो रेड गर्ल से जुड़ा हुआ है। तभी यूजी पीछे से सीधा वो ही इज राइट बिहाइंड मी इजंट ही वाला सीन करा देता है और जावियर समझ जाता है कि भाई अब कुक्ड है। वो आदमी आराम से याद दिलाता है कि जावियर तो बस उनकी लिस्ट में 8वें रैंक पर है, सीधा ट्रैश टॉक करके उसकी सुपर ह्यूमन इमेज को नीचे धकेलते हुए। घबराया हुआ जावियर दोबारा तलवार खींचने की कोशिश करता है और पूछता है कि आखिर ये कैसे उसे इतनी स्पीड में ब्लिट्स कर गया। लेकिन तलवार का क्या फायदा अगर उसके हाथ ही ना हो। एक ही कट में उसका बाजू उड़ जाता है और डार्क शक्तियों वाला वो आदमी उसके सामने चल कर आता है, सिर्फ एक बार चेतावनी देने के लिए कि ये लड़ाई लेकर जावियर बहुत बड़ी गलती कर रहा है। फिर वो उसे एक साफ सुथरा अलिबाई थमा देता है ताकि जावियर वापस जाकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट कर सके। जावियर रिपोर्ट में ये बताएगा कि उस लड़की ने उसे उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा दबा दिया और फिर वो उस क्रिएचर के अटैक्स का जवाब भी नहीं दे पाया। इसी वजह से उसके दोनों हाथ कट गए, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी चली गईं। और यही कारण है कि वो दोनों टारगेट्स को ट्रैक नहीं कर सका। लेकिन असली डरावनी बात यह है कि यूजी ने अभी तक सच में सिर्फ एक हाथ काटा था। जावियर की कहानी को बिलीवेबल बनाने के लिए वो आदमी अपनी एनर्जी ब्लेड सीधा जावियर की आंखों के पास रख देता है और जावियर दया की भीख मांगता है। एक ही स्विंग में उसकी दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। वो अब कभी अपनी हथियार पकड़ने वाली जिंदगी वापस नहीं पा सकेगा। यूजी इतना आगे सिर्फ इसलिए गया क्योंकि उसे पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे हीलर भी हैं जो हाथ पैर और आंखों तक को रीजनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है जिसे कोई भी हीलर ठीक नहीं कर सकता, वो आतंक जो इस आदमी ने जावियर की रूह तक में उतार दिया है। ये ट्रॉमा उसकी पूरी जिंदगी के साथ चिपका रहेगा। यूजी ने डर को अपना हथियार बनाकर अपनी प्लानिंग को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पूरा किया। इसके बाद वो रेड हेयर्ड ड्रैगन की तरफ देखता है जो उसे ऐसे घूर रही है जैसे उसकी आंखों के सामने कोई भूत खड़ा हो। वही डर अब उस पर भी उतर चुका है एंड यही था उसका दूसरा लक्ष्य। रेड सोचती है कि ये आदमी तो इंसान के चेहरे वाला सीधा एक मॉन्स्टर है, लेकिन ग्रीन समझाती है कि वो असल में बस एक नॉर्मल बंदा है। रेड चिढ़कर कहती है, मेरे लिए तो वो एक चलती फिरती तबाही है और मैं उसके सामने बस एक बेवकूफ सी लिजर्ड हूँ। यूजी फिर शांत होकर उस छोटी ड्रैगन से कहता है कि अब से वो उसकी सुरक्षा में रहेगी। वो दोनों को इतने अधिकार देगा कि जो चाहे
कर सकें और वो उनकी हर एक ख्वाहिश, हर एक सपना पूरा करने में भी मदद करने को तैयार है। लेकिन जैसे ही वो दोनों उसकी सुरक्षा छोड़ेंगे, वो अपने तरीकों में जरा भी दया नहीं दिखाएगा। तभी बम तुरंत बीच में कूदती है ताकि दूसरी ड्रैगन इस समय कोई बेवकूफ़ी भरी बात न बोल दे। वो हमारे लड़के को एक हल्की सी विंक भी करती है, जैसे कह रही हो, वेल डन बॉस। यहीं से वो लड़की का नया नाम घोषित करता है, योरम, ये सोचकर कि बाद में उसे ठीक से समझा देगा। योरम अपने दोस्त पर चिड़चिड़ाहट निकाल रही होती है, जबकि हमारा लड़का पूरी स्थिति मेन बॉडी को रिपोर्ट कर रहा है। समझे? अब तक ये पूरा समय वहां खड़ा आदमी असल में उसकी शैडो क्लोन था, रियल वाला तो था ही नहीं। उधर उसी समय असली यूजी अमेजन की रेन फॉरेस्ट में सनशाइन के साथ खेलता फिर रहा है। वो अपने क्लोन को शाबाशी देता है और मानता है कि योरम को अकेले सुरक्षित तरीके से हासिल करना काफी मुश्किल होता। यही वजह थी कि यहाँ ग्रीन ड्रैगन की मौजूदगी जरूरी थी। तभी वो खूबसूरत पीले बालों वाली लड़की बैठकर उससे पूछती है कि अभी वो किससे बात कर रहा था। वो कुछ नहीं बोलता तो वो उसे छेड़ते हुए याद दिलाती है कि उसकी स्मार्ट वॉच तो इस समय उसकी कलाई पर है। ये गोल्ड ड्रैगन है और बाकी सभी गोल्ड ड्रैगन्स की तरह उसे भी अटेंशन से बेइंतहा प्यार है। अपनी 6 जिंदगियों में से 2 जिंदगियां उसने सिर्फ फेम में रूल करते हुए बिताई थीं, लेकिन जिस ड्रैगन ने सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी पाई, उसी ने उनके बीच सबसे ज्यादा तबाही भी मचाई थी। हजारों लोगों का प्यार चाहने की उसकी चाहत एक कीमत लेकर आई थी, जैसे एक खूबसूरत गुलाब, लेकिन उसके साथ उसके नुकीले कांटे भी। यही वजह है कि आज वो पूरी दुनिया की नजरों से बचने के लिए कहीं बीच जंगल में फंसी हुई है। खैर, वो खुलेआम स्मार्ट वॉच को लेकर अपनी एक्साइटमेंट दिखा रही है और तभी वो गंभीर होकर उससे पूछता है कि वो यहाँ आई ही क्यों। उसका सवाल सुनकर गोल्ड ड्रैगन ठिठक जाती है, लेकिन यूजी साफ समझाता है कि गोल्ड ड्रैगन तो इंसानों के बीच रहकर चमकने वाली होती है, उसके बजाय वो यहाँ मॉन्स्टर्स के बीच अकेली घूम रही है। उसकी बात सुनकर वो हिल जाती है, लेकिन पता चलता है कि ग्रीन ड्रैगन ने पहले ही उसे इसके बारे में सब बता दिया था। उसका नाम सुनते ही वो खुश होकर इधर उधर उछलने लगती है, जैसे ये कंफर्म कर रही हो कि हाँ, वो ग्रीन को जानती है। लेकिन यूजी सीधे पूछ देता है कि क्या वो अब सच में इंसानों से डरती है। उसकी बात उसके दिल तक लग जाती है। वो खूबसूरत एंजल जैसे जैसे बोलती है, उसकी आवाज हिलती रहती है। वो कहती है कि इंसानों के आसपास रहकर उसे डर तो नहीं लगता, बल्कि वो डरी हुई है। कुछ लोग उसे ऐसे घूरते थे जैसे वो कोई शिकार हो, यहाँ तक कि उसे फॉलो भी किया करते थे। अंदर से वो बस एक बच्ची है जिसे ये सब चीजें डराती हैं, इसलिए उसने खुद को अकेले में छिपा लिया। टॉपिक बदलते हुए यूजी उससे पूछता है कि क्या उसे ब्रेड पसंद है। वो याद दिलाती है कि वो एक ड्रैगन है, तो असल में उसे खाने की जरूरत नहीं होती। उंगलियां चटकाते ही वो अपनी सब डायमेंशन एक्टिवेट कर देता है, इतनी विशाल कि पूरा एक शहर तक निगल सकते हैं। उस डायमेंशन की अनगिनत हाथ खुद आगे बढ़कर उसके लिए एक ट्रीट्स से भरा बैग लेकर आते हैं। पूरा सीन मिजिटो के डोमेन एक्सपेंशन जैसा लगता है। खैर, गोल्ड की आंखों में चमक दौड़ जाती है जब वो ढेर सारे अलग अलग ट्रीट्स देखती है। डोनट्स, ब्लूबेरी, एग टार्ट्स, सब देखकर वो तो लार टपकाने लगती है। यूजी पूरा बैग उसे फ्री में पकड़ा देता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो गोल्ड ड्रैगन को जिंदगी में दूसरा चांस ऑफर करता है, उसके साथ रहने का। वो वादा करता है कि वह अपने दोस्तों से भी मिल सकेगी और उनके साथ आराम से हर तरह की एंटरटेनमेंट का मजा ले सकेगी, बिना किसी डर के। ट्रीट्स चबाते हुए उसे अपनी माँ की चेतावनी याद आ जाती है, अजनबियों के साथ मत जाना। यूजी मेन वेस्पॉन निकालता है, मैकरॉन्स का लालच, और बस उसे किडनैप करने के लिए इतना ही काफी था। ये लड़की तुरंत तैयार हो जाती है। अगले सीन में हम गए की स्पेस में लौटते हैं। योरम शहर के नज़ारे की तरफ देख रही है, चेहरे पर हल्की झुंझलाहट। हाल की घटनाओं ने उसकी शान पर चोट पहुंचाई है। उसने 2 ऐसे मॉन्स्टर्स देखे जो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थे, और ये बात उसे अंदर तक चुभ रही है। बम दूर से उसे देख रही है, ये समझते हुए कि रेड ड्रैगन अभी भी सच्चाई को स्वीकार करने में संघर्ष कर रही है। उधर यूजी अपने कलेक्शन में एक और ड्रैगन लेकर लौट आया है। गोल्ड अभी भी अपने स्वीट्स चबाते हुए उसी स्वादिष्ट खाने की बातें कर रही होती है। अचानक वो एक मैकारोन का कौर लेती है और उसके अंदर सीधा बिजली सी दौड़ जाती है। उस मैकारोन ने उसकी जान ही खींच ली, इतना कि वो उसके स्वाद की तुलना सीधे स्वर्ग से कर देती है। वो पहले की तरह ही बेहद क्यूट लग रही है। ग्रीन उन्हें वापस देखकर मुस्कुराकर वेलकम करती है और गोल्ड अपनी साथी ड्रैगन को देखकर खुशी से पागल हो जाती है। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाती हैं।
जैसे बहुत दिनों बाद मिली हो। उनकी पॉजिटिव एनर्जी एक दूसरे से टकराकर दोगुनी हो रही है और गोल्ड पूछती है कि ग्रीन कब से यूजी के साथ रह रही है। उधर यूजी अपना क्लोन वापस बुला लेता है और उसकी बेहतरीन सर्विस के लिए उसे धन्यवाद कहता है। फिलहाल वो उसे फिर से ड्यूटी पर भेज देता है। तभी रेड बालकनी से वापस आती है और उसका मूड यूजी का ध्यान खींच लेता है। जैसे ही वह आती है, उसके चेहरे से साफ दिखता है कि वो उसके आसपास आकर बुरी तरह बोर हो चुकी है, लेकिन गोल्ड उसे देखकर सबसे ज्यादा खुश होती है। पूरे अटेंशन सीकर मोड में वो शोर मचाते हुए उसके चारों तरफ घूमने लगती है, सवाल पर सवाल पूछते हुए, और योरम को चिढ़ाती रहती है कि वो तो वैसे भी रेड ड्रैगन है, बुरे काम करना उसकी तो आदत है। योरम झुंझलाकर उसकी छोटी चहचहाती चोंच बंद करा देती है, उसे चिकलेट बोलती है और गरज कर कहती है कि उसे इतना परेशान करना बंद करे। बेचारी चिकलेट को डांट तो पड़ गई, लेकिन अब असली सेशन का टाइम है। यूजी तीनों लड़कियों को इकट्ठा करता है और सबसे पहले उनकी उम्र पूछता है। सबसे बड़ी बम है 20 साल की, योरम 16 की है और गोल्ड की उम्र तो बस 10 साल है। ड्रैगन बहुत तेजी से बड़े होते हैं। चिकलेट इसी बात से यूजी को याद दिलाती है कि उन्हें बच्चे मत समझा करें। उसका ध्यान इस बात पर जाता है कि सब लोग रेड को योरम कहकर क्यों बुला रहे हैं। तभी बम सारे गैप भरते हुए बताती है कि ये नाम उसी आदमी ने दिया है, ठीक वैसे ही जैसे उसे बम कहा जाता है। भले ही ड्रैगन्स ने अभी अपनी रिचुअल वाली सेरेमनी नहीं की है, लेकिन फिर भी उनके पास पहले से नाम मौजूद हैं। सब यूजी की देन। मौसमों के पैटर्न को फॉलो करते हुए गोल्ड तुरंत समझ जाती है कि उसका नाम गावेल होगा और वो बड़ी तेजी से यूजी की बात पकड़ लेती है। आखिर में उसकी गर्दन में जो नेकलेस है वो होगा ग्यूअल, जो विंटर का सिंबल है। ये अंडा एक ब्लू ड्रैगन का है, एक ऐसा पॉलीमॉर्फ जो जल्द ही जन्म लेने वाला है। इसी वजह से उन्हें बेहद सावधान रहना होगा। ड्रैगन्स इस इंसान के उनकी प्रजाति के बारे में इतने गहरे ज्ञान से सचमुच इम्प्रेस हैं, लेकिन वो उन्हें कोई एक्स्ट्रा जानकारी नहीं देता, न अपनी बैक स्टोरी न कुछ और। इसके बजाय वो सिर्फ वही बात दोहराता है जिस पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। उन्हें यहाँ पूरी आजादी है, जितना चाहे एंटरटेनमेंट, जितनी चाहे मौज, बट बाहर जाना मना है और कोई भी जल्दबाजी वाला फैसला बिल्कुल नहीं चलेगा। सिंपल भाषा में वो उनकी पूरी फन लाइफ को गार्ड करने वाला है, मतलब हर समय उन पर नजर रहेगी। चिढ़कर योरम उसे हंसते हुए कम्युनिस्ट बोल देती है, जिससे उसके किसी भी दोस्त को सहमति नहीं होती। सबसे बड़ी होने के नाते बॉम आगे बढ़कर सारी शर्तें मान लेती है, बस इतना कि वो लोग आपस में मजे कर सकें। वो अपनी दोस्तों को बाहर जाने का मौका भी देती है, क्योंकि उन्हें अपने लिए असली डॉक्यूमेंटेशन और कुछ जरूरी सप्लाईज लेनी होंगी। चिकलेट खुशी से चमक उठती है, जबकि यूरम चिढ़ाकर कहती है कि उनके पास तो पैसे भी नहीं है। इसके जवाब में यूजी सीधा अपना वॉलेट बॉम के हाथ में फेंक देता है, पूरी आजादी के साथ कि चाहो तो जितना खर्च करो। जिम्मेदार बनकर बम पूछती है कि उनकी लिमिट कितनी है, कितना खर्च किया जा सकता है। कूल बंदा पीछे मुड़कर बस इतना कहता है कि जितना मन करे उतना उड़ा दो। और फिर क्या, तीनों मुसीबत क्रिएटर ड्रैगन्स की खरीदारी शुरू हो जाती है। और जैसा कि अंदाजा था, इन लोगों ने एक ही दिन में पूरे $40,000 उड़ा दिए। जैसे ही सब लोग घर वापस आते हैं, हाथों में महंगे और फैंसी सामान भरे हुए, हमारा लड़का पीछे बैठा अपनी ही फैसलों पर पछता रहा होता है। इसी बीच बॉम उसके पास आकर उसका वॉलेट लौट आती है और ज्यादा खर्च कर देने के लिए माफी मांगती है। वो बताती है कि वो उसके लिए कुछ कपड़े भी लेना चाहती थी, लेकिन आज की क्रेडिट लिमिट खत्म हो गई थी, इसलिए नहीं ले पाई। यूजी इस सब को लेकर परेशान नहीं होता। तभी गेल उसकी तरफ आती है, पूरी तरह सजी धजी, नए नए आउटफिट पहनकर, ताकि उसे इम्प्रेस कर सके। उसने खास तौर पर एक स्मार्ट वॉच भी ली है जो उसकी से मैच करती है। यूजी उसकी तारीफ करता है, जिस पर वो खुशी से चीख पड़ती है और उसे थैंक यू बोलती है। वहीं दूसरी तरफ योरम को भी लगता है कि अपनी स्मार्ट वॉच दिखाना जरूरी है, लेकिन साथ ही उसे अपना नया हथियार दिखाने में थोड़ी झिझक होती है। वो नया ब्लेड जिसे उसने खरीदा है, क्योंकि उसकी पुरानी तलवार हवियर से लड़ाई में टूट गई थी। सिर्फ उसकी शक्ल देखकर यूजी उसकी तारीफ कर देता है और कहता है कि उसने बढ़िया वेपन लिया है। इससे उसे राहत मिलती है कि उसने पैसे किसी बेकार सामान पर नहीं उड़ाए। और तभी लिटिल चिकलेट उड़ते हुए आती है, हाथों में कपड़ों का ढेर लिए हुए, जो उसने रेड के लिए खरीदे हैं और जिन्हें वो उस पर ट्राई करवाने पर तुली हुई है, चाहे रेड कितनी ही परेशान क्यों न हो। बॉम की बात करें तो वो बताती है कि रेड अपनी फीलिंग्स दिखाने में सबसे ज्यादा स्ट्रगल करती है, लेकिन सच ये है कि वही सबसे ज्यादा आभारी भी होती है। हमारे लड़के को समझ नहीं आता कि बॉम ने खरीदारी के दौरान कुछ लिया ही क्यों नहीं, लेकिन असल में उसने कुछ लिया था, वो मेज पर रखा है, बस एक छोटा सा पॉटेड प्लांट।
इससे साफ पता चलता है कि वो कितनी मैच्योर और जिम्मेदार है। उसे पौधों की देखभाल करना पसंद है, लेकिन यूजी को समझ नहीं आता कि इसमें खास क्या है। बॉम पॉट उठाती है और बताती है कि ये एक दिन फूल बनेगा, कुछ ऐसा जो हमेशा उसके दिल के करीब रहेगा और एक प्यारी याद बन जाएगा। इसी के साथ उसे वो सवाल भी याद आता है जो वो काफी समय से पूछना चाहती थी। वो साफ कर देती है कि उनका एंटरटेनमेंट सिर्फ खाना और सर्वाइवल तक सीमित नहीं है। इसलिए बॉम यूजी से गुजारिश करती है कि जब तक वो लोग उसकी निगरानी में हैं, वो उन्हें बेहतर एंटरटेनमेंट का एक्सपीरियंस दे। उसकी हैरानी की बात ये होती है कि यूजी तुरंत मान भी जाता है और जेब से लेयर एकेडमी के लिए एक एंट्रेंस एप्लीकेशन निकाल देता है। यानी वो चाहता है कि सब लोग स्कूल जाएं। जब लड़कियां घर लौटती हैं, रेड पूरी तरह तंग आ चुकी होती है क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस ने उसकी सारी एनर्जी खींच ली होती है। घर लौटते ही उन्हें अजीब लगता है, उनका गार्जियन घर पर होता ही नहीं। तभी गोल्ड को एक अचानक सी बेचैन कर देने वाली समझ आती है। वो बच्चे की तरह रोने लगती है, डरती हुई कि कहीं वो फेल न हो जाए, जबकि बाकी दोनों पास हो जाएंगी। योरुम उसकी रोने वाली हरकतों से तंग आ चुकी है। उसे लगता है ये चिकलेट तभी ठीक रहती है जब इसके पास ब्रेड हो। उसको वो पिग तक कह देती है। तभी यूजी पीछे से अचानक ऐसे प्रकट होता है जैसे कोई भूत। गोल्ड तुरंत उछलकर उसे गले लगा लेती है, डरती हुई कि इंटरव्यू के बाद कहीं वो लोग उसे रिजेक्ट न कर दें। लेकिन यूजी उन्हें आश्वासन देता है, तीनों में से कोई भी फेल नहीं होने वाला। जहां तक उसके गायब होने की बात है, पता चलता है कि यूजी कुछ लेने बाहर गया था और वो गोल्ड को बताता भी है कि जो चीज वो लाया है वो उसकी फेवरेट है। ये सुनते ही उसके दिमाग में मैकरन्स घूमने लगते हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है, जो चीज वो लाया है वो सिर्फ मैक्रॉन नहीं, उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। और फिर हम यूजी के दिमाग में चल रही एक पुरानी याद में दाखिल होते हैं। वो याद करता है कि गोल्ड ड्रैगन आगे चलकर दुनिया भर में मशहूर पॉप स्टार बन गई थी। एक इंटरव्यू के दौरान उसने शो की तारीफ की थी कि कैसे उन्होंने उसे इतना स्वादिष्ट खाना खिलाया और उसकी फेवरेट डिशेस बनाई। जब होस्ट ने पूछा कि उसे सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद है, तो गोल्ड ने थोड़ा सोचकर जवाब दे दिया। वो जवाब हमें फ्लैशबैक में दिखता है, फ्राइड चिकन। तीनों लड़कियां उसे देखते ही लार टपकाने लगती हैं, लेकिन चिकलेट तो जैसे जान ही दे रही हो। योराम शक से उसे देखती है। खैर, तभी लड़के की स्मार्ट वॉच बजती है और वो उनसे थोड़ा दूर हट जाता है। बॉम हल्का सा उदास हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उनके साथ बैठकर खाएगा नहीं। यूजी उसे समझाता है कि उसे अकेले खाने में कोई दिक्कत नहीं है। बॉम अपनी चाम दिखाकर उसे साथ बैठकर खाने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वो निकल चुका होता है। इसी बीच हम देखते हैं कि यूजी को लेयर एकेडमी से कॉल आया है। इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान जो एक मुद्दा उठा था, उसी के बारे में बातचीत करनी है। बॉम ने उसे ये बात नहीं बताई थी। ये बात खुद उसे भी हैरान कर देती है। एडमिशन कमेटी के लिए सबसे बड़ा झटका ये था कि युबॉम ने इंटरव्यू में परफेक्ट स्कोर हासिल किया। उसका रवैया इतना बेहतरीन था कि बाकी इंटरव्यूअर्स भी दंग रह गए। इसी वजह से वे उसे एंट्रेंस सेरेमनी की लीड कैंडिडेट बनाना चाहते थे, एक ऐसा सम्मान जो सिर्फ उसी के लिए रखा गया था। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत थी, ग्रीन हेयर लड़की ने इसे सीधे मना कर दिया। यही कारण था इस कॉल का। वे चाहते थे कि यूजी उसे मनाकर यह शानदार मौका लेने के लिए राजी करे, लेकिन उसके गार्डियन की तरह वह बॉम पर अपनी मर्जी थोपने से इनकार कर देता है। उसे बॉम का फैसला पूरी तरह मंजूर है और उसी बात पर वह कॉल काट देता है। थोड़ी देर बाद योरुम बालकनी में उसे ढूंढते हुए आती है। उसे पहले ही अंदाजा था कि कॉल ग्रीन के बारे में थी। यूजी उसे सुधारते हुए कहता है कि उसे बॉम बुलाया करे, पर योरुम को यह नाम क्रिंज और बेवकूफी भरा लगता है। वो उसकी मजाक भी उड़ाती है, लेकिन यूजी उसकी बातों में नहीं फंसता और सीधा पूछता है कि वो क्या चाहती है। इस पर रेड कुछ पल चुप रहती है, जैसे किसी सोच में डूबी हो। फिर वो पूछती है कि वो उन्हें अकादमी क्यों भेज रहा है। युद्ध समझाता है कि ये उनके लक्ष्यों को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन योरम को स्कूल वुल से ज्यादा कोई मतलब नहीं। उसे तो बस ताकतवर लोगों से लड़ने की चिंता रहती है। इसलिए वो सीधे पूछती है कि क्या एकेडमी में ऐसे लोग मिलेंगे। हमारा लड़का बिना हिचक के बताता है कि दुनिया के सबसे बड़े एलिट्स वहीं आने वाले हैं, और भले वे सब बच्चे हों, वो भी तो एक बच्ची ही है। गुस्से से भरी योरुम उसकी तरफ मुड़कर उसे एक सीधी चुनौती देती है, एक असली लड़ाई की। उसे पहले से पता है कि वो आदमी किसी राक्षस से कम नहीं, लेकिन वो ये जानने के लिए तड़प रही है कि उसकी असली ताकत कितनी है। उसके हिसाब से उसे मानने और उसके पीछे चलने का एक ही तरीका है,
अगर यूजी अपनी ताकत उससे ऊपर साबित कर दे। यूजी कुछ पल सोचकर उसकी पेशकश ठुकरा देता है और उसे वापस जाकर खाना खाने को कहता है। ये बात उसे और चिढ़ा देती है। वो उसे बोरिंग कहकर मिडिल फिंगर दिखाती है, बिल्कुल एक रिबेल किड की तरह। तभी लिटिल चिकलेट आती है और उसकी जलती नसों को शांत करने के लिए उसे चिकन का एक निवाला ऑफर करती है। यूरुम पहले मना करती है, लेकिन वो जबरदस्ती उसके मुंह में ठूंस देती है और अगले ही सेकंड रेड की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ये चिकन तो स्वर्ग जैसा स्वाद दे रहा है। अब चलो जरा लेयर एकेडमी पर ध्यान दें। ये संस्था आइलैंड ऑफ अबंडेंस यानी हाइट लिंक पर बनी है। यहाँ सुपर ह्यूमन कैडेट्स को ट्रेनिंग देकर मजबूत बनाया जाता है। एक खास जगह जहाँ जन्म से शक्तिशाली लोग पढ़ते हैं। अकादमी में आने वाले ज्यादातर छात्र टॉप कंपनियों के वारिस, रॉयल फैमिलीज के बच्चे या फिर जीनियस टैलेंट्स होते हैं। यही वजह है कि एकेडमी पर अक्सर सिर्फ एलिट्स का खेल होने का आरोप लगता रहता है। खैर, गेल और बॉम अपने पहले दिन अकादमी पहुंचते हैं और दोनों को ये जगह शुरू से ही बेहद कूल लगती है। गाइल अपनी थ्योरी जमा कर बैठी है कि उनका गार्जियन कोई ट्रस्ट फंड बेबी होगा, तभी तो उसने उन्हें इतनी भारी रकम उड़ाने दी। लेकिन बॉम इतनी समझदार है कि उसे अच्छी तरह पता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुशकिस्मती से तीनों का एडमिशन हो चुका है। चिकलेट तो बस इस बात से ही झूम रही है कि वो अपनी दोनों दोस्तों के साथ यहाँ पढ़ पाएगी, लेकिन उसे ये खटक रहा है कि योरुम और यूजी कहाँ गायब हैं। बॉम को याद आता है कि रेड ड्रैगन आज ब्लू ड्रैगन स्कूल में अपना एग्जाम देने गई है और यूजी उसे छोड़ने के लिए उसके साथ गया है। नियम ये है कि किसी भी बच्चे को अकादमी में एंट्री दिलाने के लिए एक एडल्ट का साथ होना जरूरी होता है, ताकि कहीं कोई बिगड़ैल अनडिसिप्लिन्ड सुपर ह्यूमन स्कूल में घुसते ही दंगाई मोड में न चला जाए। और रेड ड्रैगन की बात हो तो वो तो खुद एक चलती फिरती टिक टिक करती बम है, कभी भी फट सकती है। बम ये भी बताती है कि यूरुम का टेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना उसे दूसरे कैडेट्स को ड्यूल करने का हक नहीं मिलेगा। ये सुनते ही गेल का चेहरा चमक उठता है। लड़ाई की बात आते ही ये चिकलेट एक्साइटमेंट से फटने लगती है। वो तो मर ही रही है यूरुम की लड़ाई देखने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से यूजी पहले ही साफ मना कर चुका है। ये बात सुनकर छोटी चिकलेट का पूरा मूड फट कर नीचे गिर जाता है। बॉम समझाती है कि अगर वो दोनों भी साथ पहुंच जाती तो मामला और अजीब हो जाता, क्योंकि लोग पहले ही उन्हें शक की नजरों से देख रहे हैं। दृश्य कट होता है ब्लू ड्रैगन स्कूल के ड्यूलिंग पवेलियन पर। चारों अरीना में एक से एक कैडेट्स अपनी अपनी लड़ाइयों में भिड़े हुए हैं और हमारे ब्रो स्टैंड्स में बैठा है, पूरा मैक्स लेवल ड्रिप में, शांत चेहरा, जैसे सब उसके कंट्रोल में हो। एग्जामिनर सुपरवाइजर्स को चेतावनी देता है कि वो ज्यादा तनाव पैदा न करें, उनकी प्रेजेंस ही बाकी स्टूडेंट्स को दहशत में डाल रही है। इसके बाद वो अपना परिचय देता है, ब्लू ड्रैगन स्कूल के हेड प्रोफेसर वान। हर कोई उसकी डिग्निटी, सलीके और वॉर हीरो वाली प्रतिष्ठा से प्रभावित है, लेकिन यूजी चुप रहता है, जैसे उसे कोई ऐसी चीज दिख रही हो जो सबकी आंखों के सामने है, लेकिन समझ किसी की नहीं आ रही। इस बीच अनाउंसमेंट होता है, योरम की बारी। वो अरीना में उतरती है, चेहरे पर बस एक ही उम्मीद, कम से कम ये मैच मेरे टाइम के लायक तो हो। उसके सामने एक ब्लॉन्ड यंग लेडी खड़ी है जिसकी आंखों में सीधी आग झलक रही है। रेड ड्रैगन तो पहले से ही प्लान कर चुकी है, अगर ये ड्यूल उसे एंटरटेन नहीं करता तो वो यहाँ से घर छोड़कर निकल जाएगी। फाइट शुरू होने से पहले ऑडियंस में बैठे कई कैडेट्स दोनों तरफ बेट्स लगा रहे हैं। कुछ उनकी लुक्स पर फिदा हैं, लेकिन फाइटिंग एबिलिटी की बात आए तो लगभग सबको लगता है कि सोफिया वोरोवा जीतेगी। आखिर रियल एक्सपीरियंस भी उसी के पास है। वो रशिया की उस स्पेशल टास्क फोर्स की मेंबर है जिसने ग्रेट वॉर में बड़ा रोल निभाया था। और सच में क्या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं, या ट्रक्कुन ने कॉल ऑफ ड्यूटी का गोश्त भी यहाँ इसेकाई कर दिया है। ये टास्क फोर्स अपने ब्रूटल ट्रेनिंग मेथड्स के लिए जानी जाती है। इतनी टॉर्चर लेवल ट्रेनिंग की आम इंसान सोच भी नहीं सकता। सोफिया का सुपरवाइजर उसका खुद का फादर है, जो उसे सबकी उम्मीदों की याद दिलाता है। वो बैडली चाहता है कि उसकी बेटी जीते, लेकिन लड़की को पूरा सीन ही एम्बैरेसिंग लगता है। उधर हमारी टॉम्बॉय योरम तो पूरा मजाक मोड ऑन कर देती है। वो उसे पापास बॉय कहकर सीधा रेज बेट करने की कोशिश करती है, ताकि लड़की मैच से पहले ही टिल्ट हो जाए। लेकिन ये बिग टॉक सामने वाली को जरा भी परेशान नहीं करती। सोफिया एक खतरनाक ग्लेयर देती है और उसे मार डालने की धमकी तक दे देती है। यही तो रिएक्शन है जिसकी ये जोशीली ड्रैगन तलाश कर रही थी। स्पेक्टेटर्स को अब लगने लगा है कि ये दोनों लड़कियां सीधी सीधी साइकोज हैं। उधर हमारा बॉय पूरे आराम से सब ऑब्जर्व कर रहा है। फाइटर्स अपनी अपनी पोजीशंस में आते हैं। सोफिया अपने फिस्ट्स तैयार करती है और योरुम अपनी ब्लेड को पकड़ती है। मैच शुरू होता है
और उसी पल सोफिया टेलीपोर्टिंग स्पीड के साथ झटके में पहला वार करती है। योराम बमुश्किल टाइम पर ब्लॉक कर लेती है और उसकी स्पीड की तारीफ भी करती है। इसके जवाब में वो खुद ऑफेंसिव पर जाती है, एक डायगोनल स्लैश मारती है जिससे सोफिया झुककर एक ओपनिंग बनाती है। उसी ओपनिंग का फायदा उठाकर ये एक्सीलेंट कम्बैटेंट एक क्लीन किक उसके साइड पर जमा देती है और साथ ही उसकी नई नवेली क्लोथ्स भी फाड़ देती है। अब योरम सच में चिड़ी हुई है। अभी अभी तो ये कपड़े लिए थे, लेकिन सोफिया यहाँ रुकने वाली नहीं है। एक भारी स्टेप लेते ही वो फिर से टेलीपोर्ट करती है, जैसे स्ट्रेट अप अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ऑन कर रखा हो। इस बार दोनों के बीच एक एपिक बैक एंड फोर्थ शुरू हो जाता है, जिसमें यूरोम ज्यादातर डिफेंसिव रहती है ताकि उसके तेज वारों से बच सके। केज को एडवांटेज बनाते हुए रेड ड्रैगन उस पर छलांग लगाती है और पुश बैक मोमेंटम लेकर काउंटर करने की कोशिश करती है। दोनों फाइटर्स एक हेड ऑन कन्फ्रंटेशन में टकराते हैं और योरम पहले से भी ज्यादा बीस्टली लग रही है। उसकी फियरलेस असॉल्ट सोफिया को पूरी तरह ओवरवेल्म कर देती है और उसे योरम की स्विंग को ब्लॉक करने के लिए इतना जोर लगाना पड़ता है कि उसकी फोरआर्म की हड्डियां सीधी टूट जाती हैं। दर्द से उसकी पूरी बॉडी झंझना उठती है। रेड ड्रैगन समझ चुकी है कि अब अपर हैंड उसी का है और उसी पल वो एक फ्लैश स्टेप में टेलीपोर्ट करके उसके पीछे पहुंचती है, बैकवर्ड स्विंग से मैच खत्म करने के इरादे से। यूरोम अपने शिकार को ठंडे अंदाज में याद दिलाती है कि अब तक वो सिर्फ खेल रही थी और इतना कहते ही वो ऐसा हेवी पंच मारती है कि सोफिया सीधी केज में पटक दी जाती है। सोफिया खून उगलती है, लगभग बेहोश होते होते बचती है। मैच ऑफिशियली खत्म। रेड अपने ओपोनेंट के ऊपर सोड ताने खड़ी है और फिर योरम सीधा जीजी इजी एटीट्यूड में चली जाती है। उसे एकेडमी के एलीट्स पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं। उसके लिए ये सब बस लूजर्स का झुंड है। स्पेक्टेटर्स तो सहम चुके हैं। उनकी आंखों के सामने सोफिया को इतनी बुरी तरह पीटाते कभी नहीं देखा था और दूसरी तरफ यूरोम को एक खरोंच तक नहीं आई। पूरे टाइम वो बस अपने प्रे से खेल रही थी। भीड़ दो हिस्सों में बंट गई है। कुछ लोग मानते हैं कि सोफिया सच में कमजोर है, कुछ को लगता है कि रेड हेड इतनी ओपी है कि कोई उसके आगे टिक ही नहीं सकता, और कुछ तो यह तक बोल रहे हैं कि सोफिया शायद असली मेंबर भी नहीं, बस किसी तरह की नीपो बेबी है। धीरे धीरे ये फुसफुसाहटें उसके अंदर चुभने लगी हैं। लकीली नर्स ने उसकी इमीडिएट इंजरीज ठीक कर दी है, लेकिन सोफिया की आर्म्स अभी भी पूरी तरह खराब हाल में हैं। उन्हें सीरियस ट्रीटमेंट चाहिए। फ्रस्ट्रेटेड होकर लड़की अपनी मुट्ठी कसती है, बोलते हुए कि वो बिल्कुल ठीक है। उसके फादर को पता है कि अब उन्हें क्या कहना चाहिए, इसलिए वो समझाते हैं कि उसने अपनी पूरी कोशिश की। रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा उम्मीद थी, लेकिन उसकी करंट स्टेट में वो अपने ओपोनेंट को हरा ही नहीं सकती थी। वो याद दिलाते हैं कि वो बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं है, लेकिन ये पागल लड़की तो उनके हाथ में पकड़े नाइफ को ही घूर रही है। फादर मोटिवेशनल स्पीच देता जा रहा है। तभी नर्स बताती है कि उनकी बेटी तो उल्टी डायरेक्शन में जा रही है। सोफिया के दिमाग में सीधा एक साइकोटिक थॉट चल रहा है। उसके लिए मैच अभी खत्म नहीं हुआ और इस बार वो अपने वेपन में माना भी इम्ब्यूड कर चुकी है। यूरोम बस जाने ही वाली होती है कि पीछे से उसका नाम पुकारा जाता है। अगले ही पल सोफिया फुल स्पीड में ब्लिट्स करती है और उसे पीछे से सीधा एक स्टैब दे देती है। इस चीप शॉट को देखकर यूजी बिल्कुल अनफेज्ड खड़ा है। रेड ड्रैगन को अचानक अटैक किया गया है, जबकि सोफिया पूरी तरह मर्डर इंटेंट के साथ उसे खत्म करने आई है। दिस इज अ ग्रेट अपसेट जिसने पूरे अरीना को हिलाकर रख दिया, स्पेक्टेटर्स से लेकर हेड प्रोफेसर वू युएन तक। यूजी का चेहरा देखकर ही समझ आ रहा है कि वो कितना पिस्ड ऑफ है। वो देखता है कि सोफिया ने ब्लेड उसकी पीठ में पूरा घुसा दिया है, जब तक कि दोनों अरीना से बाहर क्रैश नहीं कर जाते। बाय द वे, ब्लेड सीधा यूरिन के साइड तक पार निकल चुका है। अब वो सच में सोच रही है कि इस बिच को आज यहीं गाड़ दे, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सोफिया फिर से ऑफेंसिव हो जाती है, प्योर ब्लड लस्ट के साथ, उसे सीधा पंच करने का एम लेकर। अपने हालत के बावजूद योरम अटैक डॉज कर लेती है और उसकी स्टूपिड हेयर पकड़कर उसे पीछे खींच लेती है। इस बार यूरिन का मूड पूरा किल मोड में है। पहला हिट ही इतना भयंकर पड़ता है कि इस क्रेजी ब्लॉन्ड के ब्रेन सेल्स हवा हो जाते हैं। फिर तो ये पूरा एक मैसेकर बन जाता है। यूरोम उसकी फेस पर लगातार पंच बरसाती रहती है। हर एक हिट पर खून उड़ता है और स्पेक्टेटर्स की रूह कांप जाती है। आखिरी पंच उसे सीधे स्टैंड्स में उछाल देता है। अब सोफिया का पूरा हाल बेहाल, लेकिन रेड ड्रैगन वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुई है। वो अपनी पीठ में घुसे हुए ब्लेड को खींचकर बाहर निकालती है और पहले से भी ज्यादा टेरिफाइंग ब्लड लस्ट के साथ आगे बढ़ती है। साफ बता देती है कि अब
वो फेवर रिटर्न करेगी, लेकिन जैसे ही वो सोफिया को स्टैब करने वाली होती है, उसका सीरियल वाला एक्स्ट्रा गंभीर डैड बीच में कूद कर उसे पीछे धकेल देता है। योरम गुर्राते हुए उसे छोड़ने को कहती है और तभी ये एनपीसी हेड प्रोफेसर अचानक डिसाइड करता है कि एक मेज को बुलाकर ओवरलैप स्पेस कास्ट करवाए। सीधे शब्दों में, इतनी देर से सो रहा था क्या? मेजेस फटाफट एक बैरियर स्पेस खड़ा कर देते हैं जिसमें योरम और सोफिया का फादर दोनों सर्कल हो जाते हैं। योरम हथियार नीचे फेंक देती है और गुस्से में दहाड़ती है कि सिर्फ उसे ही क्यों रोका जा रहा है। सच कहें तो योरम पूरी तरह सही है। सोफिया ही थी जिसने पहले उसे मारने की कोशिश की और पीछे से स्टैब भी किया, लेकिन उसके फादर की अलग ही फिलॉसफी है। वो कहता है कि योरम चाहती तो उसे सिर्फ नॉकआउट भी कर सकती थी। उसकी असली स्ट्रेंथ को देखते हुए ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। रेडहेड को तो ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अपने डॉटर की हरकत पर जिम्मेदारी लेने के बजाय ये आदमी उसे ही लेक्चर दे रहा है। इसी बीच वू युआन ओवरलैप स्पेस में अंदर आता है और दोनों को शांत होने की रिक्वेस्ट करता है। सबसे पहले वो योरम को बताता है कि उन्होंने उसके गार्डियन को तुरंत इलाज के लिए बुला लिया है, लेकिन हेड प्रोफेसर हो या कोई भी, योरम उस पर चिल्लाती है कि वो इस पूरे मेस को बिल्कुल भी सीरियस तरीके से हैंडल नहीं कर रहा। वॉन सिचुएशन को समझता है और योरम को क्रेडिट भी देता है कि असल में उसके साथ गलत हुआ था, लेकिन उसकी पहली प्रायोरिटी यही है कि रेड ड्रैगन इस मेस को और बड़ा न कर दे। मुद्दा ये है, अगर योरम हद से ज्यादा रिएक्शन देती है तो इसका सीधा असर उसके पूरे फैमिली पर पड़ेगा। ये शार्प विटेड प्रोफेसर एक धमकी भरा हिंट देता है कि पूरी यू फैमिली की एकेडमी में पोजीशन खतरे में पड़ सकती है। ये सुनते ही योरम का गुस्सा तुरंत ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि दुनिया में उसे सबसे ज्यादा जिसकी परवाह है वो उसकी फैमिली ही है, और इसे खोने का ख्याल उसे सच में हिला देता है। युआन अभी भी अपनी कॉन्डेसेंडिंग स्पीच दे ही रहा था कि तभी यूजी ओवरलैप स्पेस के अंदर पहुंचता है एज हर गार्डियन। वो वू युआन की पूरी बुलशिट वहीं काट देता है। कहता है कि एक इंजर्ड चाइल्ड को कॉर्नर करना गलत है और एडल्ट्स को बाहर जाकर बात करनी चाहिए। हर बार ये बंदा कुछ करता है, स्ट्रेट रिस्पेक्ट मिलती है। वान और सोफिया का फादर दोनों कुछ पल के लिए स्पीचलेस रह जाते हैं, जबकि योरम के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट दोनों दिखती है। नेक्स्ट सीन में हम पहुंचते हैं वू युआन के ऑफिस में। यूजी वहां बैठा है और उसके सामने सोफिया का फादर, जबकि हेड प्रोफेसर खुद उन्हें टी सर्व कर रहा है। अब हेड प्रोफेसर के लिए इस बंदे की पहली इंप्रेशन ही स्पशियस है, क्योंकि ओवरलैप स्पेस में कैजुअली कदम रखना सिर्फ सुपर स्ट्रॉन्ग हाई लेवल रैंकर्स कर सकते हैं, और ये आदमी पूरा मिस्ट्री है। उसका नाम किसी भी रिकॉर्ड में नहीं मिलता, इसलिए वुआन ने उसकी आइडेंटिटी बाद में इन्वेस्टिगेट करने का मन बना लिया है। डिस्कशन शुरू होते ही दोनों पार्टीज के बीच टेंशन साफ दिख रही है। सोफिया का फादर अपॉलॉजी देता है क्योंकि सोफिया की हालत छुसे हुए आम जैसी बन चुकी है। हमारी टॉमबॉय ने उसे पूरा नया मेकओवर दे दिया और यूरम रिकवर होकर डिस्चार्ज हो चुकी है, इसलिए वो चाहता है कि मामला बड़ा न बने, क्योंकि दोनों ब्लू ड्रैगन स्कूल में फिर मिलेंगे। सोफिया का फादर तुरंत अपनी बेटी की तरफ से फॉर्मल अपॉलॉजी देता है और मानता है कि उसकी बेटी इमेच्योर होकर इमोशंस में बह गई, लेकिन नॉर्मल प्रोटैगनिस्ट की तरह अपॉलॉजी एक्सेप्ट करने की जगह ये सीधे बोल देता है फक यू, जिससे माँ शॉक में खड़ा हो जाता है। यूजी साफ करता है कि सोफिया का फादर इंसिडेंट में था ही नहीं, तो उसकी अपॉलॉजी का कोई मतलब नहीं, लेकिन माँ फिर भी नेगोशिएट करने और मामले को इजी लेने को कहता है। अपना एलीट फोर्स वाला स्टेटस भी दिखाता है, जिस पर यूजी बिल्कुल कैल्मी जवाब देता है कि उनकी पोजीशन एक जैसी है ही नहीं। अब यूजी सोचने लगता है कि क्या सच में ये बैटल हार्डेंड बोनहेड्स लोगों से ऐसे ही माफी मांगता है। माँ चिल्लाता है कि ऐसा इम्प्लाई करना कि उसने सोफिया को अपॉलॉजी देने के लिए लाना चाहिए बिल्कुल गलत है। कोई भी ऑर्डिनरी आदमी इसे देखकर दया कर देता, लेकिन ये बंदा स्ट्रेट अप यस बोल देता है और सोफिया की इंजरीज की तरफ एक फ्लाइंग फक भी नहीं देता। वॉन महसूस करता है कि सिचुएशन अब भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, लेकिन यूजी बताता है कि वो यहाँ अलग रीजन से है। वो जानना चाहता है कि माँ ने क्यों तुरंत इंटरवीन नहीं किया जब उसने अपनी बेटी को योरियम के पास नाइफ लेकर दौड़ते देखा। रशियन कहता है कि सिचुएशन अचानक थी, लेकिन यूजी इसे स्ट्रेट अप बुलशिट एक्सक्यूज कहता है। वो सोचता है कि सोफिया का फादर अपनी लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से एम्बैरेस्ड है, जबकि क्लियरली उसने सब रोकने का मौका पाया था। माँ पूरी डिप्लोमेटिक रूट फेंक देता है और यूजी की कॉलर पकड़ता है, धमकी देता है कि रायल के खिलाफ एनिमी मत बना।
इस बड़े आदमी में हिम्मत है कि वो यूजी को, जो किसी नेमलेस फैमिली का मेंबर को बड़ी आसानी से निपटा सकता है, ये जाने बिना कि उसके नेक के पास एक ब्लेड लगा हुआ है। मसल हेड तुरंत समझ जाता है कि वो पूरी तरह आउटप्लेड हो गया है और उसे अभी तक ये भी समझ नहीं आया कि ये बंदा कैसे इतनी स्पीड से ब्लिट्ज करके उसका नाइफ पकड़ गया। यूजी कैजुअली बताता है कि इस आदमी का नाइफ शीथ कितना लूज है और यही वजह थी कि एक लिटरल चाइल्ड उसे अननोटिस्ड ग्रैब कर सका। लेकिन मेलॉफ के लिए सबसे समझ से परे बात यह है कि यह बंदा कैसे उसका ब्लेड चोरी करने में सफल हुआ। एक सिंपल रिमाइंडर, एक वार्निंग, एक रियल थ्रेट, ग्रिम रीपर उसके पीछे ब्लिट्ज करता है, बस यही सोचते हुए कि माँ किसी खाली गली में फंस न जाए। और उसी सेकंड में यूजी ने उसका ब्लेड टेबल पर स्मैश कर दिया, जिससे इस बंदे के अंदर मौत का डर बस गया। यूजी उसी समय पर एग्जिट करता है और एक सिंगल मीटिंग में वुआन को भी इम्प्रेस कर देता है। जाते समय वो रेडहेड को भौहें चढ़ाए हुए देखते हैं। वह उसके हालचाल पूछता है तो वो कहती है, वो ठीक है, रेड ड्रैगन को मारना मुश्किल होता है, इसलिए उसकी टफनेस ने काफी मदद की। यूजी सुनकर खुश होता है, लेकिन रेडहेड अपने एक्शंस को सोचते हुए परेशान है। उसे लग रहा है कि शायद उसने गलत किया, गिल्ट उसके ऊपर है। ये उसे बुरा महसूस कराता है और अगली बार उसे बड़ा इंसान बनने के लिए पुश करता है। लेकिन यूजी जोर देकर कहता है कि उसने शानदार काम किया। असल में उसने तो ये तक कह दिया कि अगली बार बिना किसी गवाह के मार देना। भाई, ये आदमी अपने छोटे ड्रैगन से भी ज्यादा साइकोपैथ निकला। इसी नोट पर वो चला जाता है और उसकी तारीफ कमाने के साथ वो उम्मीद कर रही है कि अगर सच में ऐसा बाद में हुआ तो वो उसे डांटेगा नहीं। जैसे ही वो हॉल में चलते हैं, यूजी रेड हेड को आदेश देता है कि घर पहुंचते ही तुरंत अपना सामान पैक कर ले। वो क्यूरियस होती है कि वे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन यूजी समझाता है कि अब से वो डॉर्म रूम्स में रहने वाली है। वो ये बात समझ जाती है, ये जानते हुए कि छोटा चिकलेट इस आउटकम से खुश होगी। जैसे ही वे निकलने वाले होते हैं, हेड प्रोफेसर उन्हें बात करने के लिए बुलाता है। वह चाहता है कि यूजी से प्राइवेट में बात करे, लेकिन इस आदमी के पास समय कम है और मूड भी कम्युनिकेशन का नहीं है। हेड प्रोफेसर ये समझता है, लेकिन जोर देता है कि ये यूरुम के भविष्य से जुड़ा मामला है। सच कहें तो अब खुद वो भी इस आदमी के आसपास रहना नहीं चाहती। वुआन धैर्य से साफ साफ बताता है कि उसके पास यूरुम के लिए एक बड़ा मौका है। असली बात यह है, वुआन चाहता है कि वो ब्लू ड्रैगन स्कूल की फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव बने। वो उसे ऐसे इमेजिन करवाता है जैसे वो एकेडमी का चेहरा बनकर खड़ी हो, स्कॉलरशिप पाए, ढेर सारी चीजें मिले और मीडिया में इंटरव्यू दे। यूजी को ये अचानक दिया गया ऑफर थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि फायदे बहुत ज्यादा हैं। हेड प्रोफेसर आश्वासन देता है कि ये पूरा किया जा सकता है, क्योंकि उसकी वाइस प्रिंसिपल मानाम जून से अच्छी दोस्ती है और वही यूरुम का गार्डियन भी है। वह यूजी से कहता है कि इस मौके को ध्यान से सोचे, क्योंकि शायद ही कहीं इतनी बड़ी पेशकश मिले। अब जहां तक उसकी नाम जून से दोस्ती की बात है, ये बात समझ में आती है। कड़वा सच ये है कि ये प्रोफेसर और वो हरामी नाम जून दोनों डिमोनिक ह्यूमंस हैं।